हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के रीज़न्स के बारे में, यानी कि उसके कारण और उसके प्रभाव क्या होते हैं एक इकॉनमी पर और डिफरेंट सेक्टर्स पर, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें इन्फ्लेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब प्राइसेस एक लंबे टाइम तक लगातार बढ़ते चले जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। नॉर्मली इन्फ्लेशन इस कंडीशन में होती है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि व्हेन डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। तो इसको हम दो पहलुओं से देख सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा हो गई है इस वजह से इन्फ्लेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई कम हो गई है इस वजह से इन्फ्लेशन है। दोनों का ही मतलब है शॉर्टेज, यानी कि जब चीज़ों की कमी हो जाती है तो उस हालात में इन्फ्लेशन हो सकती है, यानी कि चीज़ें महंगी हो सकती हैं और महंगाई लगातार बढ़ते चले जा सकती है। तो इन्फ्लेशन के रीज़न्स को भी हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले रीज़न्स हम करेंगे रिलेटेड टू डिमांड, कॉजेज़ रिलेटेड टू डिमांड, यानी कि डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन कैसे आ सकती है। इसमें कई पॉइंट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि सरकारी खर्चे में वृद्धि। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट करती है, जो पब्लिक के लिए किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट लोगों के लिए बहुत तरह के खर्चे करती है, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, ब्रिजेस बनवाती है, सड़कें बनवाती है, बिजली, पानी, एजुकेशन, बहुत सी चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उससे मार्केट में इनकम बढ़ती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेगी, सपोज़ कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, तो बहुत सारे लोगों के लिए काम जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, और डिमांड इंक्रीज़ होने का मतलब इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि डिमांड जिस स्पीड से बढ़ रही है अगर सप्लाई उसे मैच नहीं कर पाती है तो उस सिचुएशन में शॉर्टेज आ सकती है, जो कि इन्फ्लेशन को क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न है दैट इज़ डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग, हिंदी में इसे बोला जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। यहाँ पर किस डेफिशिट की बात हो रही है? यहाँ पर गवर्नमेंट के डेफिशिट की बात हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट के घाटे की। घाटा किसी चीज़ में कब होता है? जब हमारी रेवेन्यू कम रह जाती है और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से जब गवर्नमेंट की इनकम कम रह जाए और खर्चे ज़्यादा हो जाएं तो गवर्नमेंट को घाटा हो जाता है। अब उस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंसिंग कैसे लाती है? उसके लिए RBI नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को नई करेंसी प्रिंट करके लोन देती है। तो उस पैसे से गवर्नमेंट अपने डेफिशिट पूरे करती है, यानी कि जो घाटा रह गया है या जो पेमेंट्स पेंडिंग रह गई हैं गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। तो वो नई करेंसी अल्टीमेटली सर्कुलेट होकर मार्केट में पहुंच जाती है। तो जब भी मार्केट में पब्लिक के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा ज़्यादा, तो लोग ऑब्वियसली डिमांड बढ़ाएंगे। और जब डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं अगर बढ़ी तो वो इन्फ्लेशन को क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट रीज़न है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड है, नाम से ही क्लियर होता है। मौद्रिक नीति, यानी कि जो मनी से रिलेटेड पॉलिसी सरकार बनाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जब भी गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को चीप कर देती है, यानी कि सस्ता कर देती है, मॉनेटरी पॉलिसी सस्ता करने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्रेडिट को सस्ता कर दिया, यानी कि लोन सस्ते हो गए हैं। इट मीन्स
लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है। तो अगर लोन्स सस्ते हो जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आ जाती है, तो लोगों के लिए लोन लेना ईजी हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेंगे और उससे जब लोगों के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली लोग डिमांड करेंगे। तो यहाँ हम जितने भी रीजंस पढ़ेंगे इन सब में लास्ट रिजल्ट यही आएगा कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई। सो इसीलिए इन सभी रीजंस को डिमांड से रिलेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, हिंदी में इसे कह सकते हैं प्रयोज्य आय में वृद्धि। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? हमारी इनकम में से टैक्सेस पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कह सकते हैं, यानी कि वो हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा बच गया है। तो जब भी हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ सकती है? या तो हमारी ओवरऑल इनकम इंक्रीज़ हो गई हो तब भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है, या हम ये कह दें कि टैक्सेस रिड्यूस हो गए हैं तो भी ये डिफरेंस बढ़ सकता है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम तब भी इंक्रीज़ हो सकती है। और जब भी हमारे पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे तो हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, उससे मार्केट में ओवरऑल डिमांड का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की वजह से भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। ब्लैक मनी वो मनी है जो कि अनअकाउंटेड है, मतलब जो इल्लीगल तरीके से कमाया गया है, या ये भी हो सकता है कि जो हमने अकाउंट्स में दिखाया नहीं है, जिस पर हमने टैक्स पे नहीं किया है, उस मनी को हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो अगर ऐसा पैसा जिस पर हमने टैक्स नहीं दिया तो हमें उसे छुपा के रखना पड़ता है, उसे हम बैंक में नहीं रख सकते, उसे हम ऐसी किसी चीज़ पे खर्च नहीं कर सकते जिसमें कोई बिल्स वगैरह कटेंगे या जो टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़र में आ जाए, ऐसे किसी काम में हम उस पैसे को लगा नहीं सकते। तो फिर ऐसा जो मनी होता है उसे हम अननेसेसरी चीज़ें, लग्जूरियस कंजम्पशन, ऐसी चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो उससे मार्केट में ओवरऑल डिमांड का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। क्योंकि ये पैसा ना तो हम कोई अपने बिजनेस में या किसी भी एक्टिविटी में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बैंक में नहीं रख सकते, तो इसलिए फिर इस पैसे को लोग खर्च ही करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में वृद्धि। मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब मार्केट में एक ऑप्टिमिस्टिक वेव है, प्रोड्यूसर्स जो हैं उसको प्रॉफिट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हाई दिख रही हैं, इसलिए वो अपने बिज़नेस को बढ़ाता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में और इंक्रीज़ होंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उससे डिमांड इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस यानी कि टैक्सेस में कमी। जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी बात किया कि इनकम में से टैक्सेस को रिड्यूस करने पर हमारी डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने पर डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो सकती है। तो उसका ये पहलू भी हो सकता है कि टैक्सेस अगर रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी तो लोगों को अब कम पैसा टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा, तो मीन्स लोगों के पास इनकम ज़्यादा बचेगी, और अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम डिमांड भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज लेस पब्लिक बोरोइंग। लेस पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग मीन्स कि पब्लिक से जो लोन लिया जाता है, पब्लिक से जो बोरो करती है मनी, बोरो कौन करेगा पब्लिक से? दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पब्लिक से मनी बोरो करती है, जिसे हम पब्लिक बोरोइंग कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करना कम कर दे, यानी कि पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक डेट्स को कम कर दे, तो उससे लोगों के पास पैसा बचेगा, और पैसा अगर लोगों के पास ही रहा तो वो उससे डिमांड क्रिएट करेंगे, तो मार्केट में ओवरऑल डिमांड का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा मीन्स कंज्यूमर गुड्स डिमांड, कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लोगों को अपने जीवन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल करना चाहेंगे, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुआ तो उससे डिमांड और सप्लाई में गैप रह जाएगा, और वो गैप इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर कंट्री का मैक्सिमम आउटपुट एक्सपोर्ट हो जाए, कंट्री में एक्सपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ जाएं, तो उससे ये तो अच्छी बात है कि कंट्री में पैसा आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट रिसीट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन उसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर हमारा काफ़ी सारा प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो कंट्री में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट कम रह जाएगा, और कंट्री में प्रोडक्शन कम रह जाएगा, लोगों के यूज़ के लिए, लोगों के कंजम्पशन के लिए सामान नहीं होगा, तो उससे मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी, और शॉर्टेज जो है वो इन्फ्लेशन को जन्म देती है। तो ये हमारे रीजंस हो गए डिमांड से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे वो रीजंस जो कि सप्लाई से रिलेटेड हैं, यानी कि जो अब हम रीजंस पढ़ने वाले हैं उन सब में यही थीम, यही रिजल्ट निकल के आएगा कि सप्लाई कम है इसलिए इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉजेज रिलेटेड टू सप्लाई। तो इस कैटेगरी में पहला पॉइंट है लेस प्रोडक्शन। लेस प्रोडक्शन, अगर कंट्री में आउटपुट डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडस्ट्रीज़ कम है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम बन रहा है, प्रोडक्शन नहीं है, या किसी वजह से प्रोडक्शन कम रह गया है, तो उन सभी हालातों में मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने का मतलब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी, और शॉर्टेज से इन्फ्लेशन आ सकती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी यानी कि किसी चीज़ की मार्केट में जानबूझकर कमी कर देना। ऐसा प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स जानबूझ के मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से उस चीज़ की कमी कर देते हैं, शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, वो सामान को स्टॉक करके रख लेते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड को बढ़ने तक का वेट करते हैं, और मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो गई, वो इंतज़ार करते हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड और बढ़े ताकि रेट्स और बढ़ें, और फिर हम मार्केट में जो है वो सप्लाई करेंगे। तो उस केस में प्राइसेस जो है वो काफ़ी तेज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस आने पर भी इन्फ्लेशन पर इफ़ेक्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन आ सकती है। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर टैक्सेस लगा दे, एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ा दे, जीएसटी बढ़ा दे, या इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पर इंक्रीज़ कर देती है, तो प्रोड्यूसर्स भी मार्केट में चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़ा देंगे, क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स पे टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो वो टैक्सेस पहले अपनी जेब से भर तो देंगे, लेकिन बाद में उस टैक्स को पर यूनिट रेट में जोड़कर वस्तु की कीमत में जो है वो बढ़ा देंगे, और वस्तुओं की कीमतें इस तरह से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ये एक बहुत ही जनरल पॉइंट है, ये हमें आम जिंदगी में बहुत टाइम देखने को मिलता है। मार्केट में जब भी किसी भी फूड प्रोडक्ट की शॉर्टेज आती है, या उसका प्रोडक्शन कम रह जाता है, या उसकी फसल ख़राब हो गई, उसमें कुछ भी सब्ज़ी हो सकती है, गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकता है, जब भी इनकी फसल कम रह जाती है या फसल ख़राब हो गई है, तो मार्केट में इन चीज़ों की शॉर्टेज जब हो जाती है तो उनके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सप्लाई से रिलेटेड रीजंस में नेक्स्ट रीज़न है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर इंडस्ट्रीज़ में ऑनर्स और एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में झगड़े हो जाते हैं, किसी वजह से कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वर्कर्स हड़ताल पे चले जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उस वजह से प्रोडक्शन कम रह जाता है, और वो भी एक रीज़न हो सकता है सप्लाई के कम रहने का। नेक्स्ट है टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस, मार्केट में टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, डेली कुछ ना कुछ नया मार्केट में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, तो प्रोड्यूसर्स को भी अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसे अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, उसमें पैसा भी लगता है। तो अगर नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम के दौरान, उस टाइम गैप में प्रोडक्शन कम रह सकता है,
या हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, मशीनें बहुत महंगी हैं जो नई आई हैं, तो उन नई मशीनों को जब भी प्रोड्यूसर लगाएगा तो उस खर्चे को भी कहीं ना कहीं वो पूरा करेगा और वो वस्तु की कीमत में उसको जोड़ देगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ रॉ मटेरियल। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होने का बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि अगर उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल की सप्लाई कम रह गई है, तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज नेचुरल डिज़ास्टर्स। किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर सामान ख़राब हो गया है, सपोज़ कि फसल जो है, मान लो गेहूं की, चावल की या कुछ भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है फसल है वो ख़राब हो गई है, बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश नहीं हुई ऐसे किसी रीज़न की वजह से, या कोई अर्थक्वेक आ गया या ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से फैक्ट्रियां गिर गई या उनके प्रोडक्शन का नुकसान हो गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मार्केट में सप्लाई कम रहने का। तो इस वजह से ये जितने भी हमने रीज़न्स पढ़े, इन सब में हमने ये पढ़ा कि कैसे सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और जब भी सप्लाई रिड्यूस हो जाए या पहली कैटेगरी में बात करें तो डिमांड बढ़ जाए, तो दोनों ही केसेस में मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। यानी कि डिमांड और सप्लाई में जब भी गैप रह जाता है, वो गैप शॉर्टेज क्रिएट करता है जो कि इन्फ्लेशन ला सकता है। तो ये हो गए हमारे कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की। इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लोगों पर किस तरह से प्रभाव डालती है, इकॉनमी के किस किस सेक्टर, किस किस पर्सन पर, किस कैटेगरी पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं, इफ़ेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इफ़ेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर वो पर्सन होता है जिसने हमारी पेमेंट देनी है, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसने दूसरे से पेमेंट लेनी है। तो सपोज़ यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि दो पर्सन्स हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए, 10,000 रुपये उधार दिए, तो बी ए के लिए डेटर है क्योंकि बी ने वो पैसे वापस चुकाने हैं, और ए बी के लिए क्रेडिटर है क्योंकि उसने ए को पैसे वापस देने हैं। तो अगर ए ने बी को पैसे दिए हैं 1 साल के लिए, उस वक्त प्राइस लेवल मार्केट में नॉर्मल था, उस वक्त महंगाई नहीं थी। अब 1 साल कंप्लीट हो गया है, अब बी ए को पैसे वापस करेगा, लेकिन अब मार्केट में प्राइस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, महंगाई बढ़ गई है। तो जब बी ए को पैसे वापस करेगा, तो इस केस में 1 साल के बाद जब ए को पैसे वापस मिल रहे हैं तो ए लॉस में रहेगा और बी फ़ायदे में रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बी ने वो 10,000 रुपये आज से 1 साल पहले उधार लेके यूज़ कर लिए थे, तब मार्केट में इतनी महंगाई नहीं थी, और ए को वो पैसे 1 साल के बाद वापस मिले हैं। अब महंगाई बढ़ गई है, अब वो 10,000 रुपये में उतनी चीज़ें नहीं आएंगी जितनी चीज़ें 1 साल पहले आ सकती थी। तो ए को इस केस में नुकसान हो गया क्योंकि उसके पैसे की वैल्यू अब कम हो गई है। सेकेंड इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ ऑन इन्वेस्टर्स। इफ़ेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो अपने फंड्स को किसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करता है इनकम कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए। इन्वेस्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर्स जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें एक फ़िक्स्ड इनकम आती रहे, और एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनकी इनकम फ्लक्चुएटिंग होती है। तो अगर महंगाई आ गई है तो उस केस में फिक्स इनकम वाले को तो नुकसान होगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग इनकम वाले को फ़ायदा होगा। फ्लक्चुएटिंग इनकम में हम ले सकते हैं कि सपोज़ एक पर्सन ने शेयर्स में पैसे लगाए हैं, तो शेयर्स के प्राइस, किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। और फिक्स्ड में हम सपोज़ बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर ने NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाया जिस पे कि एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसने 5 साल पहले पैसा लगाया था, तो 5 साल तक उसको एक फ़िक्स्ड रेट से ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जिसकी फ्लक्चुएटिंग इनकम है, महंगाई बढ़ने पर उसके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ गए तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया होगा। थर्ड इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरी क्लास। इफ़ेक्ट ऑन फिक्स्ड
सैलरीड क्लास, ऐसे पर्सन्स जिनकी सैलरी फिक्स होती है उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत बुरी उनको नेगेटिवली अफेक्ट करती है, क्योंकि जिन पर्सन्स की इनकम फिक्स्ड है उनका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है महंगाई की वजह से, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ी क्योंकि सैलरी फिक्स है, लेकिन खर्चे महंगाई की वजह से बढ़ जाएंगे, तो अब उनकी सेविंग्स कम रह जाएंगी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स। इफ़ेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है उन्हें। जैसे कि सपोज़ उन्होंने रॉ मटेरियल पहले ही ख़रीद के रखा हुआ था, स्टॉक में पड़ा हुआ है उनके पास रॉ मटेरियल, और अब प्रेजेंट में रॉ मटेरियल महंगा हो गया महंगाई की वजह से, तो उनको ये बेनिफिट हो गया क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो पहले उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, आज मार्केट में उसका रेट अगर 300 हो गया है तो उनके लिए बचत हो गई, उनको बेनिफिट हो गया 200 रुपये का, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल पहले से ही ख़रीद के रखा हुआ है। और इस पॉइंट से भी हम बात कर सकते हैं कि उनके पास जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है उसका रेट भी पड़े पड़े अब बढ़ जाएगा। अगर महंगाई हो गई है तो अब अपना वो वही सामान जिसको वो पहले 200 रुपये में बेचते थे अब उसे मार्केट में 400 रुपये में बेच सकते हैं, तो इससे उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट। इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि वो पर्सन जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसान के लिए भी इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा रहता है इस पॉइंट से कि अगर उसका जो भी वो फसल मार्केट में लाया है बेचने के लिए, गेहूं है, चावल है या कुछ भी फसल है, अगर मार्केट में महंगाई हो गई है तो अब उसको उसकी फसल की अच्छी कीमत मार्केट में मिल जाएगी, तो उसके लिए प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन मिडिल क्लास। इफ़ेक्ट ऑन मिडिल क्लास, मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर इन्फ्लेशन जो है वो हार्मफुल उन्हें अफेक्ट करती है, हार्मफुल तरीके से, क्योंकि इनकम जो है वो नॉर्मली एक लेवल पे फिक्स होती है और ख़र्चे जो है वो महंगाई की वजह से बढ़ जाते हैं, और मिडिल क्लास में लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड जो मेंटेन हो जाता है वो महंगाई बढ़ने के बाद भी, खर्चे बढ़ने के बाद भी वो उसको मेंटेन करने की ही कोशिश करते हैं, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना चाहते। तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कई बार उन्हें अपनी पास्ट सेविंग्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं, उनको भी निकालना पड़ता है, और इस तरह से उनका जो पास्ट सेविंग्स था वो भी खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन सेविंग्स। इफ़ेक्ट ऑन सेविंग्स बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इन्फ्लेशन अगर आएगी, महंगाई आएगी तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, और अगर हमारी इनकम उतनी ही है लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स जो हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इफ़ेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के डिफरेंस को कहा जाता है। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। ऐसा इसलिए अगर कंट्री में महंगाई बढ़ गई यानी कि हमारे देश में चीज़ों के रेट्स बढ़ जाएंगे तो फॉरेनर्स के लिए भी हमारी चीज़ें महंगी हो गई। अगर हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वो हमारी चीज़ें कम खरीदेंगे, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो गए तो ऑल्टरनेटिवली इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स कम होने से ये रिसिप्ट्स कम हैं और ये पेमेंट ज़्यादा हो जाएंगी, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा नेगेटिव में जा सकता है, और वो नेगेटिव होने का मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑन पब्लिक डेट्स। इफ़ेक्ट ऑन पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स वो डेट्स होते हैं, वो ऋण होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है पब्लिक से। गवर्नमेंट को अगर महंगाई बढ़ती है तो वो सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं बढ़ी है, वो गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ी है। जैसे अगर महंगाई हो जाती है तो हमारे लिए घर की चीज़ें महंगी हो गई, राशन पानी महंगा हो गया,
बिजली का बिल महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई, हमारे लिए जो घरेलू चीज़ें हैं, खर्चे हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट के लिए भी महंगी हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पर फैंस हैं, एसी हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं। गवर्नमेंट को भी वो बिल पे करना है, गवर्नमेंट को वो स्टेशनरी परचेज़ करनी है, तो गवर्नमेंट के भी ये एडमिन के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर रेवेन्यू उतनी ना हुई तो गवर्नमेंट को घाटा हो जाएगा, और उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है, यानी कि पब्लिक डेट्स जो हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इफेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन टैक्सेस। जैसे कि अभी हमने बात की कि महंगाई अगर बढ़ती है तो वो सबके लिए बढ़ती है, गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ी है, तो गवर्नमेंट के भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इनकम कम रह जाए तो गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, तो उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। तो उससे गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ करेगी या फिर नए टैक्सेस जो है वो लगा देगी। नेक्स्ट है मोरल इफ़ेक्ट। इन्फ्लेशन से मोरालिटी पर भी इफ़ेक्ट आता है, सोसाइटी में मोरल वैल्यूज़ डाउन होती हैं, क्योंकि अगर इतनी महंगाई हो जाएगी, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो उस केस में लोग चोरी चकारी करेंगे, इस तरह की गलत जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे मार्केट में मोरल वैल्यूज़ जो है वो अफेक्ट होती हैं। सो ये थे हमारे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।